इंडिया आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मार्केट है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। 2023 में ही इंडिया ने 4.1 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स की सेल अचीव कर ली थी और अब चाइना और यूएसए के बाद सबसे बड़ा कार मार्केट इंडिया ही है। फिर भी पिछले कुछ सालों में काफी अनयूजुअल और स्ट्रेंज चीजें इस मार्केट में हमको देखने को मिली हैं। काफी अजीब है ये बात कि कुछ ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं और यही सेम ब्रांड्स बाहर की कार मार्केट्स में काफी अच्छे खासे नंबर्स में बिक रहे हैं, लेकिन इंडिया में काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जीप, सिट्रोएन और रेनॉल्ट निसान जैसे ब्रांड्स की। और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो इंडिया के कार मार्केट को कम्प्लीटली छोड़ के भाग गए हैं, जैसे कि फोर्ड मोटर कंपनी ने इंडिया से एग्जिट ले लिया था 2021 में। जनरल मोटर्स भी एग्जिट कर गई थी 2017 में इंडियन मार्केट से, और फिएट ने भी अपनी कार्स को बेचना बंद कर दिया था 2019 में। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब इंडिया पूरी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है, तो इतने सारे ग्लोबल ब्रांड्स छोड़कर क्यों गए और अभी भी स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह इंडिया में कंपटीशन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, और ये फैक्टर तो कंपटीशन से भी काफी ज्यादा बड़ा है इंडिया में, और वो है इंडिया का रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को डिटेल और सिंपल शब्दों में समझेंगे और देखेंगे कि ये सारी चीजें इंडिया में ऑपरेट करने वाली कंपनीज को कैसे अफेक्ट कर रही है। तो चलो अब हम इन टॉपिक्स के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। मैंने इंडिया के रेगुलेटरी सिस्टम को 6 सेक्शंस में बांटा है, तो चलो अब हम इनके ऊपर एक एक करके बात करते हैं। तो लिस्ट में हमारा सबसे पहला सेक्शन आता है सब 4 मीटर टैक्स रूल। इंडिया का कार टैक्सेशन सिस्टम्स पूरी दुनिया के सबसे अनयूजुअल सिस्टम्स में से एक है, और अब हम इसी सिस्टम और इसके जीएसटी स्ट्रक्चर को आसान भाषा में समझेंगे। तो इस जीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर स्मॉल कार्स को, यानी कि सब 4 मीटर कार्स को बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो इन बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। और इनमें से सबसे पहला और ऑब्वियस पॉइंट हमारे पास आता है कि उस कार की लेंथ 4 मीटर के अंदर होनी चाहिए अपनी स्टॉक फॉर्म में, और अगर ये लेंथ 1 mm से भी बड़ी तो वो कार सब 4 मीटर की कैटेगरी में से निकल जाएगी और उसको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट डिपेंड करता है उस कार के इंजन के ऊपर। देखो, अगर वो एक पेट्रोल गाड़ी है तो उसके इंजन की मैक्स लिमिट 1.2 लीटर की होती है, यानी कि 1200 सीसी तक, और अगर वो एक डीजल कार है तो उसकी लिमिट बढ़ाकर 1.5 लीटर यानी कि 1500 सीसी तक कर दी जाती है। यानी अगेन अगर एक भी एक्स्ट्रा सीसी ऊपर हुआ तो वो कार कैटेगरी में से निकल जाएगी और उसको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर कोई कार इन दोनों क्राइटेरिया को सक्सेसफुली मीट कर पाती है तो उसे टैक्स बेनिफिट मिलता है, और ऐसी कार्स पे रफली 28% जीएसटी और ओनली 1% का सेस लगाया जाता है। लेकिन अगर आपको इंडिया में थोड़ी सी बड़ी कार चाहिए तो टैक्स आराम से 43% तक शूट अप हो सकता है जीएसटी और सेस को मिला के। और हो सकता क्या, ये तो होगा ही होगा, जिसकी वजह से ये जो 4 मीटर से लंबी गाड़ियां हैं ना, इनके प्राइसेस कंपैरेटिवली हाई होते हैं सब 4 मीटर के मुकाबले में। और यही वो कारण है जिनकी वजह से ये जो सब 4 मीटर एसयूवी हैं, इनकी डिजाइन जनरली पीछे से काफी ज्यादा अब्रप्ट लगते हैं, और लगता है कि पीछे से गाड़ी काफी ज्यादा फ्लैट है या फिर वेल डिजाइंड या फिर वेल प्रोपोर्शन्ड नहीं है। अब आप 3XO या फिर 300 को ही देख लो, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आगे आगे से डिजाइन की हुई है और पीछे से ये लोग बनाना भूल गए हैं। काफी ग्लोबल कार मॉडल्स को स्पेशली इंडिया के टैक्स रूल के हिसाब से रीडिजाइन करना पड़ता है अगर टैक्स बेनिफिट लेना है तो ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफी ज्यादा दिक्कत पैदा करता है, और ये काफी टीडियस प्रोसेस भी है। चलो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की, जो है सडन एमिशन लीप। पिछले कुछ सालों में इंडिया का एमिशन ट्रांजिशन भी काफी ज्यादा एग्रेसिव रहा है, जैसे कि 2020 में इंडिया ने सीधा BS4 से BS6 पर जंप किया, और इस दौरान इंडिया में जितने भी ऑटोमेकर्स थे उनको रफली 3 साल का समय दिया गया था, जो कि काफी कम टाइम था इन ऑटोमेकर्स के हिसाब से देखा जाए तो, जिसके चलते इन ऑटोमेकर्स को नए कैटालिटिक कन्वर्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने पड़े, अपने फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स को भी अपग्रेड करना पड़ा, और सबसे बड़ी चीज पार्टिकुलेट फिल्टर को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना पड़ा, स्पेशली डीजल कार्स में, जिसमें इनको DPF यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स के नाम से जाना जाता है। और कुछ कार कंपनीज जैसे कि स्कोडा और फोक्सवैगन को पूरे के पूरे इंजन प्लेटफॉर्म्स ही इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई करने पड़े, और इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए ऑटोमेकर्स को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की R&D करनी पड़ी थी, और वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन के ऊपर, और वो है सेफ्टी रेगुलेशंस। इंडिया के कुछ लास्ट डेकेड्स में सेफ्टी रूल्स भी काफी टाइट किए गए हैं। हाँ, ज्यादा नहीं पर ठीक ठाक सेफ्टी रेगुलेशंस को टाइट किया गया है, जैसे कि इंडिया में डुअल एयरबैग्स को 2021 में मैंडेटरी कर दिया गया था, और इसके अलावा फ्यूचर में फ्रंटल क्रैश नॉर्म्स पर भी काम किया जा रहा है, और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स पर भी काम किया जा रहा है। ये सारे इंप्रूवमेंट्स इंपॉर्टेंट तो हैं ही, पर इन सारे सेफ्टी फीचर्स का इम्पैक्ट हमारे देश में बिकने वाली उन एंट्री लेवल कार्स पर पड़ता है जो 5 से 6 लाख रुपए तक कॉस्ट करती हैं एक शोरूम। और इंडिया में अभी भी एंट्री लेवल सेगमेंट हिस्टोरिकली हाई वॉल्यूम्स और लो मार्जिन्स पर बिकता है, और अब ये एंट्री लेवल सेगमेंट्स भी ज्यादा कॉस्टली हो रहे हैं, जिससे अगेन ऑटोमेकर्स के मार्जिन्स तो कम हो ही रहे हैं, पर अब हमें धीरे धीरे मार्केट में चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। लोग आजकल एक्सपेंसिव कार खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इन एंट्री लेवल कार के मुकाबले में, और एक्सपेंसिव से मेरा मतलब सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी से।
से है, क्योंकि ये कार्स ही हैं आज के मार्केट में जो कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती हैं एंट्री लेवल कार्स के मुकाबले में। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का VXI CNG वेरिएंट जो कि 7,45,000 रुपए कॉस्ट करता है एक्स शोरूम इंडिया, जिसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन Z सीरीज का, जो कि निकालता है 81 PS की पावर और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इसके फीचर्स भी आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे, साइज भी आपको छोटा ही देखने को मिलेगा और सेफ्टी भी आपको कुछ खास नहीं देखने को मिलेगी, ये सबको पता है। पर अगर आप इसको कंपेयर करें सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में आने वाली XUV 3XO के रेवएक्स M पेट्रोल वेरिएंट से, जो कि 8,15,000 रुपए कॉस्ट करता है एक्स शोरूम, तो आपको ऑलमोस्ट हर चीज में सिग्निफिकेंट फर्क देखने को मिलेगा। ये गाड़ी ऑलमोस्ट हर मामले में स्विफ्ट से अच्छी है और आपको इस कार में सिग्निफिकेंटली पावरफुल इंजन भी देखने को मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 109 हॉर्स पावर और मैसिव 200 Nm का टॉर्क। और बिल्ड और सेफ्टी में तो ये कार टॉप नॉच है ही। तो अब आप बताओ, सिर्फ 70,000 एक्स शोरूम ज्यादा देकर या फिर मान के चलो ऑन रोड 2 लाख रुपए ज्यादा देकर आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट और बड़ी कार देखने को मिले विद बेटर पावर, सेफ्टी एंड क्वालिटी, तो एक बार तो आपके भी मन में आएगा कि एक बार तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक कैच है, जो है हमारा अगला टॉपिक, प्राइस सेंसिटिविटी। एज ऑलवेज हम इंडियंस प्राइस सेंसिटिव होने के साथ साथ वैल्यू सेंसिटिव तो है ही, और इसी प्राइस या फिर वैल्यू सेंसिटिविटी की वजह से हम अपने डिसीजंस आराम से बदल सकते हैं। देखो, हमने जितना भी डिस्कस किया अभी तक उसमें हमने ये जानने की कोशिश करी है कि कैसे इन रेगुलेशंस की वजह से कार महंगी होती जा रही हैं और कार मैन्युफैक्चरर्स को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस मार्केट में। तो अगर कोई कार, मान के चलो कोई एंट्री लेवल कार अगर 50,000 रुपए तक महंगी हुई है नॉर्म्स की बदौलत, और अगर इसके ऊपर की सेगमेंट की कार और इस कार में ज्यादा फर्क नहीं है प्राइस के मामले में, तो ऑब्वियसली कार बायर ऊपर के सेगमेंट की कार को खरीदना पसंद करेगा एज कम्पेयर टू एंट्री लेवल कार, बिकॉज वो ऊपर के सेगमेंट की कार उस बायर को एक बेटर डील प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू एन एंट्री लेवल कार। तो हाँ, प्राइस सेंसिटिविटी भी काफी मेजर रोल प्ले करती है एक कार बायर के डिसीजन में, और मैन्युफैक्चरर्स को भी इंडिया में बहुत टाइट कॉस्ट कंट्रोल मेंटेन करना पड़ता है। तो चलो अब हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स। हमको इतना तो पता है कि इंडिया में इंपोर्टेड लग्जरी कार्स पर या फिर कोई भी प्रकार की कार हो उसके ऊपर काफी भारी टैक्स लगाया जाता है, और CBU यूनिट्स यानी कि कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स, मतलब जो पूरी तरह से बाहर से बन के आते हैं, उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी 100% लगाई जाती है अगर वो व्हीकल 35 लाख से ज्यादा कॉस्ट करता है, और 60% लगाई जाती है अगर वो व्हीकल 33 या फिर 35 लाख तक कॉस्ट करता है और उसका इंजन पेट्रोल में 3000 सीसी तक है या फिर डीजल में 2500 सीसी तक का है। हालांकि रिसेंट GST कट्स के बाद इंपोर्टेड कार्स की कॉस्ट में काफी गिरावट आएगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि इन्हीं इंपोर्ट ड्यूटीज के चक्कर में ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में सक्सेसफुल होने के लिए लोकल फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना पड़ता है, सप्लायर्स का अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है, और गाड़ी के मेन कंपोनेंट्स भी लोकली मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं। और इन सब कामों को करने में आता है मोटा खर्चा, और इन्हीं सारे खर्चे और मेहनत के बाद भी अगर उस कंपनी की सेल्स अपने एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं होती हैं, तो जो लोकलाइजेशन का खर्चा आया था वो भी काफी केसेस में रिकवर नहीं हो पाता है, और ये किसी भी कंपनी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है, और इस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल भी अनस्टेबल हो सकता है। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन के ऊपर, जो कि है मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी, और ये है हमारी इस वीडियो का फाइनल बॉस, क्योंकि इंडिया का कार मार्केट एक काफी अनयूजुअल और यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर कंपनीज को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, लो प्रॉफिट मार्जिन्स, काफी अजीब टैक्स स्ट्रक्चर और कस्टमर्स की बढ़ती डिमांड का सामना कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है, और यही वो चीजें हैं जो इंडिया को दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑटोमोटिव मार्केट्स में से एक बना देता है, और इसी वजह से काफी सारे ब्रांड्स यहाँ स्ट्रगल करते हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि इंडिया के कार मार्केट में सर्वाइव करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और इंडिया का कार मार्केट फ्यूचर में और भी इम्पोर्टेंट बनने वाला है। लेकिन इंडिया की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस और प्राइस सेंसिटिव बायर्स मिलकर इंडिया को एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, और इसी वजह से बहुत सारे ग्लोबल कार ब्रांड्स के लिए इंडिया काफी ब्रूटल कंपटीशन प्रोवाइड करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जरूरी है सेफ्टी या एनवायरनमेंट के लिए, या फिर ये रूल्स ग्लोबल कार ब्रांड्स के लिए मार्केट को अननेसेसरी डिफिकल्ट बना रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स।